This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः पौष कृष्ण द्वितीया दिनांक 30 जानेवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका नाना दोषांची लक्षणं शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निवीलं प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। उष्मातृप्तितमः दहनं कट्वम्बतिक्तारसा तर्हि तमप्रवेशः अपि तत्र लक्षणं पित्ते वर्तते पित्तस्य वर्तते कट्वम्बतिक्तारसाः दहनं दाहः इदं पित्तस्य प्रधानं लक्षणं तत्सर्वेषु अनुभूयते इति एवं कट्वम्बतिक्तारसाः कट्वम्बरसाः तु यथार्थज्ञत्वेन ज्ञातुं योग्याः किन्तु तिक्तकोरसोऽपि पित्तवृद्धिः दृश्यते इदं तावत् विचिन्त्यमेव तो कटु अम्ल रस ये तो स्वाभाविक है पित्त के रस है लेकिन तिक्त रस पित्त के विरोधी रस है फिर भी उसकी अनुभूति होती है तो एक संभवतः ऐसा है कि शरीर प्रतिक्रियात्मक कुछ निर्माण करते रहती है इसमें तिक्त रस इस प्रकार का रहेगा कि पित्त का शमन करने के हेतु तिक्त रस का प्रयोग होता रहेगा नहीं पडू शकतो नॉर्मल नाही पडणार अगदी पित्त कमी करायला मदत करेल वाढायला नाही करणार पित्त कमी करायला मदत तो ह्याच्या बरोबर बाहेर पडतो नुसतं पित्ताचं पित्ताचं उत्कीर्ण नहीं होता वो अगर ज्यादा पैमाने पर निर्माण होता है तिक्त रस तो अम्ल और तिक्त दोनों चर्बी होती है कुछ पर मरीज में सिर्फ अम्ल खट्टी चर्बी होती है कुछ में तिक्त रस युक्त भी होती है तो अगर वो पित्त ज्यादा ही है शरीर में तो शरीर निकालने की कोशिश करती है और तिक्त पित्त बाहर निकलता है तो खास करके इन रोगों में तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है भूनिबादी चूर्ण जो है भूनिमुनि मित्रकला पटोला वासानुता प्रकट मार्कवाणा ये एक्चुअली भूनिबादी क्वाथ है अम्ल पित्त के लिए और सभी तिक्त रसात्मक इसी प्रकार के ही द्रव्य है लेकिन अम्ल पित्त में तिक्तस्यता अगर आती है तिक्त चर्बी होती है तो ये बहुत अच्छा काम करता है
और बल प्रवर्तन अगर ठीक नहीं हो रहा तो भी ये अच्छा काम करता है। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था। नीरज में एक वैद्य थे। उनका कहना था कि वो महासुदर्शन चूर्ण अम्ल पित्त में प्रयोग करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा उनका कहना। तो ये तिक्त रस का करिश्मा है, जो कि पित्त शामक है, शीत वीर्य है और सामावस्था में हितकर। खास करके सामोपित्त में सुवर्ण सूचक का प्रयोग किया जाता है, वो अच्छा ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर वनस्पति द्रव्यों का प्रयोग करना है तो भुनिम्बादी चूर्ण या महासुदर्शन चूर्ण ये इसमें अच्छा काम करता है। हाँ, और उसको उस प्रकार से प्रयोग में लाना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो तिक्ता रसाः वर्ण पांडु विवर्जितः कथितता कर्माणि पित्तस्य वै कथितता। थोड़ा अजीब है कथितता। तो पांडु विवर्जित वर्ण से कोई पाठभेद होना चाहिए। क्वथितता का अर्थ नहीं तो उबलना इस प्रकार का होगा, और वो ले सकते हैं। तिक्त वायू का श्रेष्ठ संदर्भ घेता येईल, क्योंकि ये पित्त शामक इस प्रकार का है और वायु और आकाश होने के कारण पित्त के महापित्तों के विरोधी इस प्रकार का वो है। तो क्वथितता ये थोड़ा संदेहास्पद है। दूसरा कोई शब्द वहां पे हो सकता है क्या, मैं सोच रहा हूँ। कोठ नहीं लेने सकेंगे। हाँ, पतितता का अर्थ उबलना ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि अच्छा कुछ अंदर उबल रहा है इस प्रकार से। दिखना पड़ेगा कहीं क्वथितता ये लक्षण तो कोथ कोथ हो गया है ना ऊपर। तदस्तिर्मूर्छनम दौर्गन्ध्यं दरणं मदो विसरणं पाकोरतस्तिर्भ्रमो उष्मातुत्थितं प्रवेश। ऊपर नहीं आया है। सोचेंगे जरा। तृप्तिस्तन्द्रा गुरुतास्तैमित्यं कटित्वा मनाधिक्यम् स्नेहापत्युपलेपाः शैत्यं कण्डुः प्रसेकश्च क्षरकर्तृत्वं शोथो निद्राधिक्यं रसौ पटु स्वादु वर्णश्वेतो लसता कर्माणि कफस्य जानीयात्। तृप्ति ये तो लक्षण है और तृप्ति में गण दिया गया है। तो उसका प्रयोग कहाँ करे, ये एक थोड़ा सा विवादास्पद मुद्दा है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे लगता है कि पेट फूला जैसा है, भरा जैसा है, खाने की इच्छा नहीं होती इस प्रकार से। तो ये तृप्तिघ्न घण का ये तृप्ति लक्षण मानकर, हाँ, कफ का लक्षण है। लंघन से फायदा होता है उसमें, तो संदेह नहीं। तंद्रा तो ये केवल कफ के कारण भी तंद्रा हो सकती है और कफ कम हो जाने पर कम हो जाती है, लेकिन तंद्रा दूसरा रिष्ट लक्षण में भी आती है, तो वो देखनी चाहिए। गुरुता ये तो कॉमन लक्षण है। स्थैमित्यम आर्द्र चर्मावनद्धत्व में स्थैमित्य की व्याख्या बताई जाती है। तो जैसे आर्द्र चर्म से लपेट लिया हो इस प्रकार से।
कठिनता, हाँ, तो काठिन्य ये तफका इस प्रकार का है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर में कठिन इमोबाइल अचल इस प्रकार के अगर ग्रंथि हो और निपल अगर रिट्रैक्टेड हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर बहुत ज्यादा होती है। तो ये काठिन्य इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी, मलाधिक्य, बलों का ज्यादा इस प्रकार का निर्माण होना। तो प्रमेह में ये थोड़ा सा बताते हैं। स्नेहा पक्तिपलेपाश लेपाहा, स्नेह अपक्ति उपलेप, तो स्निग्धता शरीर में होना, बालों की समस्याओं के बारे में कुछ व्यक्तियों के बाल बहुत ही स्निग्ध होते हैं और कुछ व्यक्तियों के बाल बहुत ही रुक्ष होते हैं, ये दिखाई देता है। तो स्नेह वहां पे ज्यादा होना ये एक कफ का लक्षण इस प्रकार का रहेगा। पर्याप्त स्नेह होना आवश्यक है, लेकिन रुक्षता अगर ज्यादा बढ़ गई हो तो कफ क्षय के बारे में थोड़ा सोचे। पक्ति अपक्ति, तो प्रचन्न होना ये तो काफी कॉमन है। उपलेपाहा, जैसे कि अंदर से कुछ लेप लगा रहा है इस प्रकार की प्रचिति होती रहती है। शैत्यम, तो शैत्य की प्रचिति भी होती है। कंडुः प्रसेकश्च, कंडु और प्रसेक, कंडु लक्षण प्रायः तीनों दोषों से संबद्ध पाया जाता है। हाँ, इस प्रकार की कफक की कंडु इस प्रकार की है तो कफग्न चिकित्सा से फायदा इस प्रकार का है। जैसे कि महामरीचादित्य, ये शीत पित्त कोष में उदरदस्तु कफादिका, उदर्द जो है वो कफादिक बताया गया है। तो उसमें महामरीचादित्य का बाह्य स्नेहन करने से फायदा इस प्रकार का होता है। प्रसेक ये लक्षण अगर दोषों को बाहर फेंकना है तो निर्माण होता है। शरकर्तृत्व, ये शब्द ही मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी ये जो एडिशन उपलब्ध हुई है, सीसीआरएस ने उपलब्ध कराई है, इसमें ये पतितता और ये चरकर्तृत्व, ये अलग ही शब्द है। तो शर निर्माण करने वाला इस प्रकार का चरकर्तृत्व का अर्थ होगा। तो समझ में नहीं आया दूसरा कुछ कौन सा शब्द इसमें होगा। श्रोथ, विशेषता कफज श्रोथ जो है वो मौनमति प्रपीड़िता इस प्रकार का है। निद्राधिक्यम पटरसव पटुस्वादु, निद्राधिक्य और पटु और स्वादु, लवण और स्वादु ये दो रस चरकर्तृत्व कोणतेही काम हळू करण्याचा सकता, लेकिन मंद मंद चेष्टा मंद क्रिया ऐसा उसमें होगा। चर का मतलब घूमना ऐसा है। इट माइट बी फॉर क्रॉनिक इडिमा, नो, ये अलग है। मेरे ख्याल में मैंने जो पढ़ा है मानव निदान, उसमें पाठ अलग है। तो ये दोनों शब्द उसमें देखने चाहिए किताब में जो है। तो क्षीर कर्तृत्व, कांस्य, क्षीर कर्तृत्व नहीं होगा, ये प्रकृति तो कफ का लक्षण है। हाँ, क्षीर कर्तृत्व नहीं होगा। कांस्य किस दोष के कारण है, कोई डिफरेंशिएटिंग दिया है क्या? कांस्य
ये मैं समझ नहीं रहा हूँ। कंडू, हाँ हाँ, वात से है तो रुक्षता उसके साथ। चिरकर्तृत्व ये हो सकता है, ये हो सकता है चिरकर्तृत्व। हाँ, क्योंकि वो लेंथी डिसीज होते हैं, तो चर का कोई मतलब नहीं रहेगा, चिरकर्तृत्व ये होगा। या शायद शायद मुझे भी यही पाठ याद आ रहा है। चिरकर्तृत्व दीर्घ काल रेंगाळणारे कार्य, तो चिर ही होता, चर नहीं होगा वो। श्लेष्मण स्नेह काठिन्य कंडूषी तत्व गौरवम बंधोपलेप स्थैमित्य शोभापक्ति निद्रताः वर्णश्वेतो रसो पांडु लवणो वर्णश्वेतो रसो स्वादु लवणो चिरकारिता, वहां पे चिरकारिता है, तो चिरकारिता ही होगा ये, चिरकर्तृत्व या चिरकारिता। हाँ, चिरकर्तृत्व ये शास्त्र नरेंद्र शास्त्री को। सर मलाधिक्य म्हणजे सर्वच मला असा अर्थ घ्यायचा का? येस। इसमें ऐसा होता है कि श्लेष्मा शेषेषु कफ बढ़ जाता है तो बाकी सभी भाव भी बढ़ जाते हैं उसमें। हाँ, मल भी सभी आ जाएंगे, तो कफ वृद्धि होने पर मल भी सभी बढ़ेंगे, ये एक इसमें रहेगा। तो ये चेरकर्तृत्व ही है। देखो ये कितना एक वेलांटी कम हो गई तो अर्थ नहीं लगने लगा, तो बहुत सूक्ष्म निरीक्षण होना जरूरी है। और इस प्रकार के जो पाठ आते हैं उनको दुरुस्त करना वास्तव में बहुत जरूरी इसमें करना है। वर्ण श्वेतो रसता, अलसता का यहाँ मतलब आलस्य ये लेना ज्यादा अच्छा है। कर्माणि कफस्य जानीया, तो ये कफ के कर्म समझनी चाहिए। ये जो अभी वात पित्त और कफ इनके कर्म, जो बढ़े हुए दोषों के कर्म बताए हैं, वो सभी व्याधियों में अगर हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, हाँ, तो दोष प्राधान्य क्या है ये तो हमें पता लग जाए, और फिर उसके कारणों को ढूंढना, फिर उसकी भलीभांति चिकित्सा करना ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। तो गुणों से दोषों का संबंध किस प्रकार से है ये समझकर हर लक्षण की संप्राप्ति कैसी होती है, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। इज इट एग्जेक्टिव टू शो द ईयर? नहीं, चिरकर्तृत्व शोथो ये अलग अलग ही है, एडजेक्टिव नहीं होगा। इसका विशेषण नहीं होगा। तो ये बड़ा काम है अगर दोषी प्रधान इस प्रकार का है, और कोई भी व्याधि हो, आज का व्याधि हो, आगे 10,000 वर्षों में आने वाला कोई व्याधि हो, तो भी हमारे हिसाब में अगर दोषों के आधार पर उसका निदान ये करना है, तो दोषों के जो गुण हैं, हाँ, दोषों के जो स्थान है, उनके आधार पर कोई भी लक्षण जो निर्माण होगा वो कैसे निर्माण हो रहा है इसके बारे में सोचना है। शैत्य से ये होता है, गुरुत्व से ये होता है, स्निग्धत्व से ये होता है, वगैरह से लेकर ये दोनों मिलकर ये करते हैं, तीनों मिलकर ये करते हैं वगैरह। तो ये अगर पता चल जाए तो फिर उसके विपरीत उसकी चिकित्सा की जा सकती है, ऐसा है। जनरली ऐसा होता है कि नैक दोषास्ततो रोगाः, एक ही दोष नहीं होता, और द्रव्य भी सभी महाभूतों से संबद्ध इस प्रकार के होते हैं। सत्सम नैक रसम द्रव्यम भूत संघातम, एक ही रस उसमें नहीं होता है, अनेक रस होते हैं।
तो उसमें तारतम्य से देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा महाभूत कम है या रस कम है, और फिर उसके आधार पर जो भी चिकित्सा करनी है वो देखनी पड़ेगी। यस्याद रस विकल्पज्ञा स्याच्च दोष विकल्पविद न समूह्य द्विकारणा मृत्युलिंगोपशांति। जो रस विकल्प जानने वाला है और दोष विकल्प जानने वाला है वो हेतुलिंग और शांति के बारे में कभी चूकता नहीं। तो ये एक तरीका होता है नवीन रोगों के बारे में कैसे सोचना, ये एक अहम मुद्दा है। कैंसर हो, एड्स हो या कोई विकार इस प्रकार का हो जिसके बारे में ज्यादा जिक्र ग्रंथों में नहीं है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में अगर सोचना है तो लक्षण क्या है, उनका किन दोषों से संबंध है और दोषों के किन गुणों से संबंध है, वैसा हेतु सेवन है क्या, ये सब लिंक अगर हम बना सकते हैं तो उस हेतु सेवन के विपरीत चिकित्सा करके हाँ हम इसमें सफलता पा सकते हैं। तो ये देखना जरूरी होगा कि किस दोष का संबंध यहाँ पे लक्षणों के आधार पर, और नूतन विकारों के बारे में ये एक तरीका हो सकता है कि उनको कैसे समझे और उनकी ट्रीटमेंट कैसे करें। विदोष लिंग संसर्ग सन्निपात स्त्रीलिंग कहा, दो दोषों के लक्षण इकट्ठा हो जाएंगे तो संसर्ग बतलाएगा, और तीनों दोषों के होंगे तो स्त्रीलिंग का संधिपात होना, तो संधिपात स्त्रीलिंग का इस प्रकार का होगा। अब परस्पर विरोधी इस प्रकार के तो नहीं इकट्ठा आएंगे। जनरली संसर्ग में या संधिपात में जो कॉमन मुद्दे हैं वो इकट्ठा आएंगे। कभी 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 इस दोष से कभी उस दोष से ये भी हो सकता है। अन्यच्च संधिपातो तो यत पित्तम ततः स्थितम त्वचिकोष्ठे अथवा दाहम विदधातु परो नो वा तद्वद्वातकफौ शीतम बाहातिर्दुस्तरस्तयोः। तो ये जो बात बताई है कि संधिपात है लेकिन पित्त अलग हो गया, वात कफ अलग हो गए, और त्वचा में स्थित है, कोष्ठ में स्थित है, उसके अनुसार शुरू में दाह होगा, अंत में दाह होगा, और उसी प्रकार वात और कफ त्वचा में है, कोष्ठ में है तो शुरू में शैत्य होगा, बाद में शैत्य होगा वगैरह वगैरह। इस प्रकार से जो बताते हैं तो संधिपात की अवस्था समझ पाना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। और तीनों दोषों के लक्षण एक साथ दिखेंगे ऐसा नहीं, क्षणे दाह क्षणे शैत्यम ऐसा भी संधिपात में होता है। ये अभी दाह हो रहा है, दूसरे क्षण में शैत्य निर्माण हो रहा है, तीसरे क्षण में फिर से दाह हो रहा है वगैरह। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है। लिंग ज्ञान प्रयोजन चिकित्सा भेदार्थम, ये लिंग ज्ञान का प्रयोजन क्या है तो चिकित्सा के भेद के लिए है। यदा सुश्रुता क्षीणाः वर्धयितव्याः वृद्धाः नाशयितव्याः समापादयितव्याः। इस सुश्रुताचार्य ने जो कहा है क्षीण दोष है उनका वर्धन करना है, जो वृद्ध है उनका ह्रास करना है, और जो सम दोष है वो उनका पालन इस प्रकार का करना है। तो क्षयस्थान वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति, ये जो तीन गतियां होंगी उन तीन गतियों के आधार पर चिकित्सा भिन्न भिन्न इस प्रकार की हो। तो क्षीण दोषों को वर्धन करना है, हाँ, जो अपने प्राकृतिक स्थिति से भी कम है, नीचे है, उनको वर्धन करना है। जो बढ़े हुए हैं उनका ह्रास करना है, और जो समस्थिति में है उनका पालन करना है, ऐसा इसका मतलब रहेगा। हे सगळं ठीक आहे पण गुणामध्ये हे कसं बघायचं? हाँ गुणामध्ये हे कसं बघायचं? हे असमय हा विषमय दोषांचे लक्षणांवरनं सर करोति कुपितो नीलः, ये जो कुछ बताए हैं लक्षण, वो लक्षण अगर दिखाई दे रहे थे तो कुपित
कफ है, इस प्रकार से। और अगर क्षय है दोषों का, लिंगम क्षीणे निलेंगस्य साधुत्वं भाष्यते, तो क्षय के लक्षण दिखाई देंगे। अगर प्राकृतिक कर्म चल रहे हैं, ये वॉइस है, दोषाचा तुम्हाला मूलम सदा देह से चंचला उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनी वगैरह, तो सम स्थिति है दोषों की। तो लक्षणों के आधार पर ही डिसाइड करना पड़ेगा। पण पेशंट आपल्याकडे येतो तेव्हा तो मला धातुगत अवस्था झालेलीच असते, तर त्या धातुगत अवस्थेमध्ये पुन्हा आपण दोष लक्षण बघतपासून तेवढी ट्रीट करायची का? नुसतं तेवढंच नाही करायचं, धातुगत असेल तर धातूची पण बघायचीच ना. त्यावेळेला दोषांची संमिश्रण अवस्था वेगळी असते का धातुगत झालेला असल्या? असतात ना, ते दिलेत की रसादी अशब्दाचार शास्त्र वगैरे समजता. केवल दोषों से भी लक्षण होते हैं, दोष और धातु संपर्क से भी लक्षण होते हैं, विशिष्ट रोग में विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो ये सभी बात, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे निदान के मुताबिक मला सहित पण लक्षण असतात, मला सहित म्हणजे जेव्हा अतिसार होतो तेव्हा जे आपण संपर्कात होतो, पण मूत्राच्या याच्यामध्ये ते पण दृश्य म्हणजे मला म्हणून आपण वेगळं काही करायला पाहिजे असं आहे ना. लक्षण दिली नहीं है त्याची. पुरुष के बारे में सामता के लक्षण बताए गए, मूत्र के बारे में सामता के लक्षण नहीं बताए हैं इस प्रकार से। आमेन तेन संयुक्ता दोषा दुष्ट दूषिता सामायिक प्रतिष्ठन्ति ये च रोगा स्तुत्वा, इतना ही निर्देश है। तो मूत्र के साथ भी सामता हो सकती है ग्रंथों के अनुसार। लक्षण स्पष्टतया नहीं दिए हैं, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस प्रकार पानी का अगर अजीर्ण है तो संभवतः मूत्र में भी सामावस्था इस प्रकार की हो सके, ऐसा है। ऊर्ध्वादि गतिर यथा ऊर्ध्वगम रक्तपित्तम इत्यादि। आणि अवयवात्मक दृष्टी होते तेव्हा धातुगत अवस्थेपेक्षा काही वेगळं असतं का? हो, अवयव हाच वेगळा असतो. अवयवगत विकृति होती है तो धातुगत विकृति से वो अलग होती है। ये ज्यादा स्थिर इस प्रकार की होगी। धातुओं में स्थित है तो भी शाखाओं से कोष्ठ में लाकर बाहर फेंक सकते हैं। अवयव की दृष्टि और एनाटॉमिकल चेंजेस अगर हो गए तो ये डिफिकल्ट बात होती है, तो ज्यादा समय लेगी, ऐसा है। और अभी जब स्टमक कैंसर है, कोलन कैंसर है, लिवर कैंसर है वगैरह इस प्रकार से बोलते हैं, तो जब अवयव तक दृष्टि पहुंच जाती है, अवयव में परिवर्तन आ जाता है, नॉर्मल अवयव नहीं रहता, एबनॉर्मल सेल्स वहां पे हो गए, तो ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, ये आसानी से ठीक नहीं होने वाली इस प्रकार से। और सिर्फ केमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह करके उन कैंसर के सेल्स को खत्म कर देने से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिन कारणों से कैंसर उत्पन्न हुआ उसी की चिकित्सा करना, उन कारणों को टालना, ये बहुत अहम इस प्रकार का है। तो ऊर्ध्वगम रक्तपित्तम इत्यादि, ऊर्ध्वग रक्तपित्त वगैरह, अस्य प्रयोजनम रक्तपित्तस्य ऊर्ध्वगस्य विरेचनम अधोगस्य वमनम। उसका प्रयोजन क्या है? तो रक्तपित्त अगर ऊर्ध्वग है तो विरेचन देना है, अधोग है तो वमन देना है। यथोक्तम चरक प्रतिमार्गं चारणम रक्तपित्ते विधीयते, जैसे कि चरक में बताया है कि प्रतिमार्ग हरण ये रक्तपित्त की चिकित्सा इस प्रकार की है। यस्तु गति भेद अनभिज्ञः स विरेकः पित्तहराणाम् इति वचनात् अधोगे रक्तपित्ते विरेकं प्रयुञ्जानः आतुरस्य अनर्थम एव उत्पादयेत्। जिसको गति भेद मालूम नहीं है वो विरेकः पित्तहराणाम्, विरेचन पित्तहर में श्रेष्ठ है ऐसा मानकर अधोग रक्त पित्त में अगर विरेचन देता है तो आतुर से अनर्थ में वो उत्पाद है, तो आतुर का अनर्थ ही कर देगा। एक अहम मुद्दा है कि अधोग अम्ल पित्त है
तो विरेचन देना है, ऊर्ध्व का अम्ल पित्त है तो वमन देना है। यहाँ रक्तपित्त नहीं है, अम्ल पित्त है, और इसीलिए जिस मार्ग से वो बाहर आ रहा है उसी मार्ग से उसको निकालना है। लेकिन रक्तपित्त में अधोग रक्तपित्त है तो उसको ऊर्ध्व मार्ग से निकालना है। तो प्रतिमार्गं चारणं रक्तपित्ते विधीयते। अगर हमारा निदान रक्तपित्त है तो शायद रक्त प्रदर में, जिसको हम अधो रक्तपित्त कहेंगे, वमन देने से फायदा हो। अभी ज्यादातर मरीजों में शक्ति नहीं होती है और हमारा निदान प्रदर ही ज्यादा होता है, रक्तपित्त कम दान होता है इस प्रकार से। लेकिन उसकी गति को रोकने के लिए उसको विपरीत गति देना इस प्रकार से आवश्यक हो जाएगा। और अगर हमारा निदान रक्तपित्त है तो वमन देना वहां पे चिकित्सा है, वो अच्छा औषध नहीं है उसका। वास्तव में ये कष्ट साध्य इस प्रकार का हो जाता है। और वमनम न वरौषधम, इस प्रकार से अनुबंधी चलो यश्च, उसका जो अनुबंधी वात दोष है, शांते भी न तस्य तत्, उसकी भी शांति नहीं होती है। और फिर ये पित्त कषाय रस जो पित्त के लिए उपयुक्त है वो वात संबद्ध होने के कारण नहीं प्रयोग में ला सकते, तो मधुरा है वो केवल मधुर रस से उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रतिमार्गंचारणम इस प्रकार से वमन देना उसके लिए उचित है। ये कुछ लोगों के इस प्रकार के अनुभव है कि पेशेंट रक्त प्रदर के जैसे लक्षण दिखाई दे रहा है, निदान रक्त पित्त किया गया, अधो रक्त पित्त, और एक प्रयोग कर सकते हैं वासा का ज्यादा इस्तेमाल करें इस प्रकार से। सयस्य परमौषधम, वो परमौषध इस प्रकार का है, लेकिन रूक्षता को ध्यान में रखते हुए वासावलेह वासाघृत इस प्रकार का प्रयोग करें। और दूसरी चीज है कि वमन दे, तो उसकी गति रुक जाती है, अधोगति जो है वो, और फिर प्रदर कम हो जाता है। अधो रक्तपित्त आहे की प्रदर आहे, क्लिनिकली कसे ठरवावे? बरोबर आहे. उसमें ऐसा होता है कि दोनों के लक्षण एक जैसी ही है, लेकिन अधोग रक्तपित्त है तो केवल योनि मार्ग से ही आता होगा ऐसा नहीं है, मूत्र मार्ग से भी आता है या पुरुष मार्ग से भी आता है। लेकिन अगर इस प्रकार से आता है तो वो असाध्य बताएगा। मार्गात मार्गांतरण चेत, जो एक मार्ग बदलकर दूसरे मार्ग में जाता है वो असाध्य बताएगा। तो कारण दोनों के एक हो सकते हैं, कटु तीक्ष्ण उष्ण इस प्रकार का खाना खाना ये रक्त प्रदर का भी हेतु है और रक्त पित्त का भी हेतु है। तो ये बताना मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो अगर हमें संदेह है तो रक्त पित्त समझकर पहले वासा देवे, और फिर उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो रक्त प्रदर्शन जे उपशय अनुपशय इस प्रकार से भी हो सकता है। रक्त प्रदर्शन रक्ताची सार रक्त पित्त चिकित्सा करे वैसे सूत्र है वो सभी है इसी में। ते विषाणू और आता परम कधी नाही तिक्तय ना. रूपाचरे, हाँ विषाणू असा आलेला आहे. मला इथे करायचं. हाँ, अर्श में परम तिक्तय रूपाचरे इस प्रकार का भी सूत्र आया है। हाँ, दोषाणाम पाचनार्थम चांदी से दोषाणार्थम च वगैरह इस प्रकार से। और पित्त के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन ये अपतर्पण अगर ज्यादा कर रहा है तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पित्त रस अपतर्पण करने वाला है। प्रदर मध्ये गर्भाशय दृष्टि प्रधान समझावी का, हाँ प्रदर में तो होना ही है। हाँ, असृजा योनि व्यापक, असृजा योनि व्यापक बताया गया है। योनि गर्भाशय स्तंचित पित्तम संदूषयद असृ, सा अरजस का मता, उसमें रज प्रवर्तन नहीं होता है। और पित्तला जो योनि व्यापक है, और एक दूसरा भी योनि व्यापक है जिसमें स्राव बढ़ता है इस प्रकार से। दूसरा ये थोड़ा कारणों पर भी निर्भर। मैं जब थर्ड ईयर में था तो मैंने प्रभाकर मैडम हमें सिखाती थी, उनको सवाल पूछा था
कि पित्त बढ़कर ही दो योनि व्यापक होते हैं, एक पित्तला और एक पित्तजा और ये असुजा, इस प्रकार के। एक में स्राव बढ़ता है, एक में स्राव कम होता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा मैंने पूछा था। तो उन्होंने सवाल जवाब टाल दिया, ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है, अब तुम यूजी में मत पूछो। इस प्रकार से। तो मैंने ही उनसे कहा कि अगर अम्ल लवण इन रसों का सेवन है तो स्राव बढ़ने की आशंका है, और कटु रस का ज्यादा सेवन है तो संभवतः उसके साथ में अगर अम्ल लवण रस न हो तो स्राव कम होगा, दाह ज्यादा होगा वगैरह वगैरह। तो बोले नहीं नहीं, लेकिन ये सोचना ही मैं नहीं है। अब ये तो पीजी लेवल का ही है, यूजी लेवल का है ही नहीं सवाल। रक्तपित्त स्राव सतत होतो, पदार्थ प्रवर्तनकाली अधिक स्राव होतो। ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन प्रदर की चिकित्सा और रक्तपित्त या अर्श की चिकित्सा, स्वाभी अर्श की चिकित्सा, ये सब एक जैसे ही बताए गए, कहीं का सूत्र कहीं पे लगा सकते हैं इस प्रकार से। और जब ये स्राव रुक नहीं रहा, अभी सबसे अहम मुद्दा इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस। क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है रक्त प्रदर में, और उसके जरिए स्राव होता रहता है, और एलोपैथी कुछ नहीं कर सकती है, तो गर्भाशय निकाल देते हैं, ऐसा है। मेरे पास ऐसा हुआ था कि एक गायनेकोलॉजिस्ट का फोन आ गया कि उसके पास कोई औरत आई थी और ऐसा ही मेनोरेजिया इस प्रकार का प्रॉब्लम था। तो उसने हार्मोनल टैबलेट दे दी और कहा कि 2-3 महीने के बाद हम ऑपरेशन करवाएंगे। तो उसको शुरू में थोड़ा आराम मिला, लेकिन फिर से ज्यादा बढ़ गया। प्रवृत्त अनुरोधोपेक्ष अस्य पण वर्णन है, प्रदर्शन वर्णन है, ये भी हो सकता है। तो ये संदेह निकालना काफी मुश्किल है, रक्तपित्त है या प्रदर है, इस प्रकार से। तो फिर किसी वो आयुर्वेद चिकित्सक के पास गई, फिर उसने कुछ दवाइयां दी, उससे भी थोड़ी राहत मिली, फिर से बढ़ गया। तो फिर से वापस इस गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ गई। तो उसने पूछा कि ऐसा कुछ होता है क्या आयुर्वेद में कि शुरू में कम होता है बाद में बढ़ता है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, हमारे हिसाब में कारण कुछ होंगे, उसने परहेज बताया नहीं बताया मालूम नहीं है। तो बोला क्या परहेज रहता है? तो मैंने कहा कि ऐसे उष्ण तीक्ष्ण कटु वगैरह इस प्रकार का नहीं सेवन करना है, दही नहीं खाना है वगैरह वगैरह। तो मैंने पूछा तुम क्या सोचते हो? तो बोले हार्मोनल इम्बैलेंस है, और अगर हार्मोन से ट्रीट नहीं होता है तो हमारा तो अभी ये डिसाइडेड ही है कि हिस्टेक्टोमी कर देना, इस प्रकार से। तो हम केवल एक समय लेते हैं हार्मोन्स देके, और फिर हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, तो प्रॉब्लम मिट जाता है इस प्रकार से। वास्तव में प्रॉब्लम मिटता नहीं है। तो ये एक अहम चीज इसके बारे में रहेगी। और हार्मोनल इम्बैलेंस को क्यों होता है इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया ये सब मानते हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, क्या कारण है इसका, ये कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। मेरी मुलाकात हुई थी अमेरिका में हार्मोन्स और आयुर्वेद इसके ऊपर। हाँ, वो एक बहुत अच्छे मुलाकातों में से एक वो मुलाकात है। तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि खाने पीने से लेकर मानसिक भाव तक बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो हार्मोन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी प्राणियों को हार्मोन दिए जाते हैं, वनस्पतियों में हार्मोन्स का प्रयोग होता रहता है, वहां से लेकर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह ये सब जो बातें हैं, और फिर मानसिक तान तनाव वगैरह इस प्रकार से जो हेतु है,
उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, ये तो एलोपैथी देखने की कोशिश भी नहीं करती। विपरीत हार्मोन देखकर अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो हिस्टेक्टोमी कर देना बस, बाकी कोई करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मानते हैं। और वो समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम मिट गया। प्रॉब्लम नहीं मिटता, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस वैसे ही शरीर में रह जाता है और वो दूसरे दूसरे किसी फॉर्म से उभर आता है और उसका तो पता ही नहीं चलता ये हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए हुआ। और बहुत सारे रोगों में केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहते हैं और मूल रूप से रोग ठीक होता ही नहीं है। तो पूर्वोत्पन्न व्याधि क्या है और उसको इस प्रकार के मैकेनिकल ट्रीटमेंट दी गई है क्या, ये देखना अभी बहुत जरूरी है। कि पित्त का निर्माण होता था, गॉलस्टोन्स बनते थे, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, इस प्रकार का रक्त प्रदर था, यूटेरस निकाल दिया। तो ये काफी अभी प्रचलन में इस प्रकार से है और वो समझते हैं कि ये अवयव ही नहीं रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन जो संप्राप्ति अंदर हो रही है, जो दोष दुष्य हिस्सा ले रहे हैं, वो तो नहीं बदले, वो तो वही है। तो फिर उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक अहम चीज है। मैंने देखा है कि इस प्रकार के हिस्टेक्टोमी होने के बाद कुष्ठ निर्माण हुआ और उसका कुछ फल नहीं हुआ। एलोपैथी में तो वो कुष्ठ करके उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलती रही, फायदा नहीं हुआ। जब ये बात ध्यान में आई तो मैंने प्रदर रिपू वगैरह ऐसे कुशानुचूर्ण वगैरह का प्रयोग किया, जो मूल रूप से रक्त प्रदर की चिकित्सा है, और फिर वो कुष्ठ ठीक हो गया। तो पूर्वोत्पन्न व्याधि क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या की गई है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, खास करके जब केवल एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही है। आयुर्वेद की अगर ट्रीटमेंट होती है तो कम से कम दोषों का तो किया जाता है, दोषों की चिकित्सा तो होती है, रोग की चिकित्सा हो ना हो ये अलग चीज इस प्रकार की है। वसंत कुसुमाकर का रोल रक्त पित्त रक्त प्रदर में जरूर रहेगा। वैसे वसंत कुसुमाकर एक बहुत अच्छी दवा इस प्रकार के संतर्पणात्मक है। तो मानसिक भाव जहाँ पे है वहां सभी वसंत कुसुमाकर का प्रयोग होता है। दातार गुरु जी ने भी पहले मौसी फांटे का प्रयोग करो फिर वसंत कुसुमाकर का प्रयोग करो, ऐसा बताया है। और मानसिक स्तर पर संतर्पण के लिए वसंत कुसुमाकर अच्छा है, वो चाहे प्रमेह बीमारी हो, ये हो, या किसी ब्लड प्रेशर या और कोई बीमारी इस प्रकार की। तो ये संतर्पण करने वाला है, मानसिक स्तर पर भी ज्यादा है, उसकी जो भावनाएं हैं वो सभी सुगंधित द्रव्यों की भावनाएं हैं, ये एक उसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का। वैसा ही चंद्रकला रस है, लेकिन चंद्रकला का उस तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा। When Kshara is written as Hetu, what all ahara can we think of under this? एक तो परपट है, लगियान क्षार परपटा पापड़, और चाइनीज में अभी क्षार का ज्यादा प्रचलन इस प्रकार का है, जिनोमोटो वगैरह जो है वो कल्पित है इसमें, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। वासा गुरुची गोक्षरसा क्षारार्थ मध्य आलय वासा गुरुची रासना असा पण पाठा है। ये चरक में है, चरक चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में। और क्लॉट्स है और पेन है, तो विपरीत ग्रंथ्या तवे पाठा ये ज्यादा अच्छा पाठ है। और क्लॉट्स नहीं है, स्राव ज्यादा है और पेन है, तो ये वासा गुरुची रासना ये अच्छा पाठ है। और वासा गुरुची गोक्षुर भी, हाँ, प्रदर जैसी सिम्टम्स है, ज्यादा स्राव है तो प्रयोग में ला सकते हैं। कष्टार्थ में इसमें फायदा हो सकता है। तो मैंने काफी इस्तेमाल किया है इसका।
कभी ये दोनों डालता हूँ, वासा भी, गोक्षुर भी डालता हूँ और आसना भी डालता हूँ। वासा गुड़ची कॉमन है इसमें। तो अभी ये जो एंडोमेट्रियोसिस, इसका पेन बहुत ही ज्यादा होता है और बहुत सारे तरीके से विचार करके भी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। अभी ये सप्तसार का हमने नया शुरू किया। सप्तसार के काफी रिजल्ट्स अच्छे हैं। वो जब ये पढ़ा सहस्त्र योगम, तो उसमें सप्तसार का पाठ मिला और वो इस तरीके से इसमें ज्यादा अच्छे हैं। दोघांमध्ये काय फरक असावा? गुरुची गोक्षुर और धात्रिक रसायन चूर्ण है, और गुरुची गोक्षुर और वासा ये रक्त पित्त, रक्त प्रदर वगैरह की अच्छी चिकित्सा इस प्रकार के। एक गुरुची और गोक्षुर वैसे भी रसायन है दोनों, लेकिन गुरुची गोक्षुर और अमल की तीनों रसायन है। और समाशतम जीवति कृष्ण केशा, ऐसी श्रुति है। शांत विकार दुखा, ये भी वहां पे बताया गया। इसलिए मैंने वो कैंसर में आरंभ किया कि समाशतम जीवति कृष्ण का, लेकिन शांत विकार दुखा, विकार का दुःख शांत होता है। वासा गुरुची रास्ता हा क्षीरपाक सांगितला आहे। मुझे अभी पक्का याद नहीं है क्षीरपाक है या नहीं है, लेकिन चरक में ही है और मैं चूर्ण का प्रयोग करता रहा हूँ, क्षीरपाक नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन बदला। गुरुचामलकम मुस्तम ये इसमें आ गया, गुरुचामलकी और मुस्त हस्तिमंत्र के रूप में आ गया। हाँ, गुरुचामलक गोक्षुर रसायन चूर्ण में आ गया और गुरुचामलक वासना रक्त पित्त या रक्त प्रदर इसमें आ गया। तो थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन बदलता है और उसके अधिकरण अलग अलग है, उसकी उपयुक्तता अलग अलग इस प्रकार की। तो फटसरकर जी इसका बहुत जिक्र करते हैं कि एक द्रव्य बदल गया तो उसका अधिकार क्षेत्र बदल जाएगा, दूसरा कोई अधिकार उसमें आ जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है और बहुत छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम भली भांति इसका प्रयोग करेंगे तो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी फिलहाल इसके मरीज तो बहुत रहते हैं, रक्त प्रदर के जैसे या दिस एंडोमेट्रियोसिस इस प्रकार के, ब्लड क्लॉट होना, ये भी काफी इस प्रकार के मिलते हैं। और मैं सभी को सुझाव देता हूँ कि नैसर्गिक अन्न खाओ, ऑर्गेनिक भी नहीं, नैसर्गिक ही खाओ, ये सबसे अहम चीज रहेगी। पीसीओडी की भी इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और फिर इरेगुलर मेंसेस है, जल्दी आते हैं, देरी से आते हैं, ये सभी प्रकार से अभी मरीज मिलते रहे। तो उन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा और दवाइयों का प्रयोग कैसे करें ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। ज्वरादिशु एंडोमेट्रियोसचा रक्तगुल्मचा विचार करून बघावा लागेल असं वाटत. थोड़ा सा मुश्किल है, विमार्ग गमन जैसा है ये। तो अतिप्रवृत्ति संगोवा शिराणां ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम चापी और वाक्य ऐसे पाठ है। स्रोतसाम दृष्टि लक्षण, ये स्रोत दृष्टि का इस प्रकार का लक्षण है। तो बताना मुश्किल होगा इसके बारे में। ज्वरादिशु तिर्यक दोष गतिशु यथोक्तम चिकित्सनीय, ज्वर वगैरह जो तिर्यक गति वाले रोग है उसमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए।
वासागुडची गोक्षूर अनार्तव मध्ये यूज करू शकतो का? वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन अनार्तव में दो भेद होते हैं। एक में संचय होता रहता है, बाहर नहीं निकलता, 2-3 महीने के बाद मेंसेस आता है और हेवी ब्लीडिंग होता है, तो इसमें अवरोधात्मक संप्राप्ति। और दूसरे में प्रोजेक्ट का निर्माण ही अच्छा नहीं होता, जितनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में निर्माण होना है वो नहीं होता, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। तो 3, 4, 6, 5 जितने भी महीने के बाद रजत प्रवर्तन होगा वो भी कम ही होगा, ज्यादा होगा ऐसा नहीं है। तो उसमें उत्पत्ति प्रक्रिया कम हो गई है ऐसा मतलब है। वैसे वो रस का उपधातु है रज, तो रस से आरंभ करना ये आवश्यक इस प्रकार का है। पाठात एकटू कुटे जगह ग्रंथार्थवाद, एंडोमेट्रियोसिस में यही इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ग्रथिलार्थव नहीं है तो दे सकते हैं। ग्रथिलार्थव में ये अच्छा काम करता है। मंजिष्ठा सारी बात आचार्य गुरु ने बताई है और मैं भी कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। तो शुद्धि के लिए, स्राव बढ़ाने के लिए ये अच्छा इस प्रकार का है। लेकिन हर मरीज अलग अलग इस प्रकार का होगा और उसके हिसाब से क्या प्रयोग करें ये डिसाइड करना होगा। रास्ता गोक्षर वासा क्षीरपाक सांगितले, तो क्षीरपाक करके देखेंगे। मैंने तो दवाइयों में प्रयोग किया है, लेकिन अगर ग्रंथों में क्षीरपाक है तो शायद क्षीरपाक के बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो ऊर्ध्व अधस्थिर्यक, ये जो 3 गतियां बताई गई है उसका कुछ कुछ उदाहरण उन्होंने ग्रंथों में से ढूंढ के सामने रखे हैं। वृद्धा दोषाः कदाचित कोष्ठं कदाचित शाखाः कदाचित मर्मास्ति सन्धिं आश्रित्य रुजन्ति। वृद्ध दोष कदाचित कोष्ठ में, कदाचित शाखाओं में, कदाचित मर्म संधि, अस्थि संधि, इनका आश्रय लेकर वहां रुझा निर्माण करते हैं। मर्मास्थि संधिषु गति ही उच्च साध्यत्व उत्पादकत्वात् एकत्वेन निर्दिष्टा। ये मध्यम रोग मार्ग है मर्मादि संधि। और कृच साध्यत्व उत्पादकत्व, ये कृच साध्यत्व निर्माण करने वाली होने के जरिए एकत्वेन निर्दिष्टा। मर्म वगैरह ज्यादा भाव है, लेकिन ये एक ही गति इस प्रकार की बताई गई। कोष्ठा आमाशयादि, आमाशय वगैरह जो है कोष्ठ, शाखा रक्तादया धातवः त्वक्च इति चरककृता एव एवं संज्ञा। तो ये चरककृत इस प्रकार की संज्ञा है। शाखा रक्तादय त्वक्च बाह्यरोगायनम ही तत्व वगैरह वगैरह इस प्रकार। कोष्ठाद्य अभिधान प्रयोजनम चिकित्सा भेदार्थम, कोष्ठाद्य अभिधान प्रयोजन जो है वो चिकित्सा भेद के लिए इस प्रकार के है कि आमाशय यथोक्तम चरके आमाशय गते वाते कफे कफा पक्वाशयाश्रिते वृक्ष पूर्वो हितस्वेदः स्नेह पूर्वस्तथैव। एक आमाशय स्थान है, एक पक्वाशय स्थान है, और आमाशय में वात गया है, वो आगंतु है वहां पे, तो वृक्ष पूर्व श्वेत वहां पे देना है, वात का पहले शमन इस प्रकार का करना है। और उल्टा पक्वाशय में कह गया है तो स्नेह पूर्व इस प्रकार का, वृक्ष पूर्व इतस्त्वेदः स्नेह पूर्व तथैव। तो वास्तव में इतना ही इसका प्रयोजन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोष्ठ में से बाहर निकालना ये एक अहम चीज है दोष। और आमाशय, पश्चिमाशय या ग्रहणी और पक्वाशय
इनके जरिए वमन, विरेचन और बस्ती के द्वारा दोषों को बाहर निकाला जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से मूत्राशय से भी दोषों को बाहर निकाला जा सकता है, और श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में मलिन वायु को बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ भी कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि गति इस प्रकार की है, और उसको भली भांति समझना ये आवश्यक इस प्रकार का है। इसीलिए मैंने काफी जिक्र इन सभी भावों के बारे में किया था कि कोष्ठ शाखा की जो गति है दोषों की, वो एक अहम गति इस प्रकार से है। और तत्रस्थाश्च विलंबेन भूय हेतु प्रतीक्षिणः, तो वहां उनका शमन करना है। सुखम व कोष्ठम आनेत, नहीं तो सुख से उनको कोष्ठ में लाना है। ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्ना यथासन्नम विधि रहते, और कोष्ठ में जब आते हैं तो नजदीकी जो मार्ग है उस मार्ग से उनको निकाल देना है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में सोचकर निर्णय करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और क्षय स्थान वृद्धि ये जैसे गति महत्वपूर्ण है, विशेषकर वृद्धि गति, उसी प्रकार से कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संधि गति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको भली भांति जानकर उसकी चिकित्सा करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो आज यहीं पे रुकते हैं। आगे का जो है सूत्र, संततम रक्त रस रक्तस्थ स्वनिधि पिशिताश्रिता, संतत जो है रस रक्तस्थ है, स्वनिधि पिशिताश्रित है। तथा नागनी कर्मोपदेष्टव्यम स्नायु मर्मो प्रणेशुच, ये शाखा का एक उदाहरण, एक मर्मास्थि संधि का एक उदाहरण इस प्रकार के। उन्होंने जो दोषों की गति वहां पे है उसके आधार पर ये 3 अलग अलग उदाहरण सामने इस प्रकार के रखे हैं। लेकिन मैंने जो विचार प्रस्तुत किया था विशेषतः कोष्ठ शाखादि गति के बारे में, वो काफी बेहतर और समझने के योग्य इस प्रकार का है। एते च दोषाः सामत्व निरामत्वाभ्याम अपि ज्ञातव्याः, तो सामत्व और निरामत्व के जरिए भी इन दोषों का ज्ञान होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। ओके, ठीक है। तो सामत्व निरामत्व के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और आम संकल्पना आयुर्वेद की एक अहम संकल्पना है, तो उसके बारे में अगले गुरुवार से बात करेंगे। वो शायद 3-4 लेक्चर आम संकल्पना में ही चले जाएंगे, इतनी वो बड़ी समस्या है और हर रोज उससे पाला पड़ता है। तो हाँ, ये कैसे समझे इसके बारे में जिक्र होना जरूरी है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।